जय हिंद। आज हम लोग मानव शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग के मानव शरीर में कुल 8 तंत्र होते हैं, जिसमें से हम लोग आज स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र क्या है? तो ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर में हड्डियों के समूह को हम लोग कंकाल कहते हैं। यह हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने में, चलने में, घूमने में, दौड़ने में, उछलने में, कूदने में ये हमारे कई तरह से सहायता प्रदान करता है। तथा हम लोग हड्डियों की समूह का जो कंकाल है, तो कंकाल के माध्यम से ही हमारे शरीर का ढांचा प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर की लंबाई कितनी होगी, जिस तरह से हड्डियों का आकार बढ़ते चला जाएगा तो हड्डियों को ढकने के लिए जो मांसपेशियां जो है वो फैलते चली जाएगी, तो शरीर का ढांचा प्रदान करने का काम भी कंकाल तंत्र का ही होता है। तो कंकाल तंत्र हड्डियों की समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को हम लोग एक्सोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। एक्सोस्केलेटल सिस्टम बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र जो है ये शरीर के बाहर पाया जाता है और ये शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल तंत्र में रक्त का संचार नहीं होता है। इसमें न तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और न ही इसमें रक्त का संचार होता है। यह जो है वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। बाह्य कंकाल तंत्र जो है वो मृत कोशिका का बना होता है। जैसे हम लोग का नाखून, बाल, ये सभी जो है ये मृत कोशिका के बने होते हैं। इसमें रक्त का संचार नहीं होता है, न इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारा शरीर में महसूस कराता है। तो इसे हम लोग अगर काट भी देते हैं तो हमें ना कोई दर्द की अनुभूति होती है, ना इसमें से ब्लड निकलता है। तो इसमें रक्त का संचार और तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं पाए जाते हैं। यह मृत कोशिका का बना होता है। जैसे हम लोग जंतु में देखते हैं बाह्य कंकाल तंत्र में, तो जैसे हो गया बिच्छू, तो बिच्छू के शरीर के बाहर जो है वो उसका कंकाल तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम सभी जंतुओं के शरीर के बाहर में ही कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। इसके कंकाल तंत्र के बाहर जो भी पाया जा रहा है इसके शरीर को पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अंदर में मांसपेशियाँ होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिससे कि इसको मारने के लिए हमें इसके बाह्य कंकाल तंत्र को तोड़ना पड़ेगा, तभी से हम लोग मार पाएंगे। एक मच्छर को आप जब मारते हैं तो उसको मारिए, तो उसका जब तक बाह्य कंकाल तंत्र को हम लोग नहीं तोड़ेंगे तब तक उसके आंतरिक अंगों का सुरक्षा प्रदान होते रहेगा और वो मच्छर जो है वो मरने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको अगर मारना है तो हम लोग को उसकी बाह्य कंकाल तंत्र को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे हमारे माथे में जो जू पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमको मारने के लिए अपने नाखून पर रखना पड़ता है और उसके बाद हम लोग उसको मारेंगे तो उसका बाह्य कंकाल तंत्र टूटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमें ये सभी जितने भी एग्जाम्पल में देखें हम लोग कि बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी है, सीप है, घोंघा है, जुएँ हो गए, ये सभी के शरीर के कंकाल तंत्र जो है वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है आप लोग को। एक्सोस्केलेटल सिस्टम, बाह्य कंकाल तंत्र, मच्छर, बिच्छू, सीप, घोंघा, जुएँ इत्यादि, ये सभी आप लोग को याद रखना है। सेकेंड जो होता है वो होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या होता है? ये हमारे शरीर के मांसपेशियों के भीतर में जो हड्डियाँ पाई जाती है उसे हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र में जैसे में मानव, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, गाय, ये सभी के शरीर के अंदर में मांसपेशियों के भीतर में हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग इसे आंतरिक कंकाल तंत्र में शामिल करते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया गाय, बकरी, मानव, बाघ, सांप। सांप के भी जो है ये आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर मांसपेशियों के भीतर में। जैसे हम लोग का मांसपेशियाँ यहाँ हो गई, इसके अंदर में शरीर आंतरिक कंकाल तंत्र यानी कि अंदर में हड्डियाँ पाई जाती है, तो इसलिए उसको हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र जो है ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है और दूसरे नंबर में है कि हमारे कुछ अंगों को, आंतरिक अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हम लोग देख लिए बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। अब कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसके पास दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। जैसे में हो गया कछुआ,
कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके पास दोनों कंकाल तंत्र हैं, बाह्य कंकाल तंत्र भी है और आंतरिक कंकाल तंत्र है। जैसे उसके पीठ पर आप लोग देखिएगा तो पीठ के ऊपर में जो उसका खाल होता है, उसका सेल हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में सेल, तो उसकी जो सेल है वो बाह्य कंकाल है, वो मृत कोशिका का बना हुआ है, उसमें रक्त का संचार नहीं होता है, नहीं तंत्रिका तंत्र है, उस पर हम लोग कितनों भी दबाव डालेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जबकि उसके पेट में और पूँछ में ये दोनों में जो हड्डियाँ पाई जाती है वो आंतरिक कंकाल है, यानी उसके मांसपेशियों के अंदर में पाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। और जो उसके पीठ पर पाया जाता है उसे हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके पास दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो कंकाल तंत्र जो है वो अस्थि और उपास्थि, अब यहाँ 2 बार आप लोग को याद रखना है कि अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि, ये काल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि ये दोनों से मिलकर के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। ये दोनों संयोजी ऊतक के बने होते हैं, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू, ये दोनों संयोजी ऊतक के मिलकर बने होते हैं, अस्थि तथा उपास्थि। अभी उपास्थि क्या है और अस्थि क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर में देखते हैं उपास्थि। क्या है उपास्थि? उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। यह मुलायम होता है। कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, मुलायम होता है, इसमें याद रखना आप लोग को, कार्टिलेज मुलायम होता है, मुलायम होता है। यह जो है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं हम लोग, कैल्शियम फास्फेट जो है ये CA3PO4 का होल 2, ये कैल्शियम फास्फेट है। तो यह मुलायम होता है, दूसरा नंबर में कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब इसमें भी जो है ये रक्त का संचार नहीं होता है, इसमें भी रक्त का संचार नहीं होता है। रक्त का संचार नहीं होता है। कार्टिलेज में जो है वो रक्त का संचार नहीं होता है। यह अत्यधिक मुलायम होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और रक्त का संचार नहीं होता है। जैसे हमारे कान का जो हड्डी है, यानी इसमें जो है ये कार्टिलेज है, उपास्थि है, इसे इतना मुलायम है कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन में इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। नाक हो गया तो नाक का जो यहाँ पर जो हड्डी पाया जाता है ये भी कार्टिलेज है, यानी कि उपास्थि का ही बना होता है। तो हमारे कंकाल तंत्र में जो है ये उपास्थि और अस्थि दोनों है। तो उपास्थि का भी हम लोग देख रहे हैं तो यह मुलायम होता है, कान में पाया गया, नाक में पाया गया, तथा जितने भी हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डियाँ होती हैं उसके ऊपर में कार्टिलेज का बना होता है। तो सभी हड्डियों के बाहर ऊपरी को, यानी कि सभी हड्डियों के ऊपर में यानी किनारे में कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि उपास्थि का बना होता है। तो ये 4th में हम लोग याद रखेंगे कि कार्टिलेज जो है ये नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के किनारे, बड़ी हड्डियों के किनारे जो है ये कार्टिलेज का ही बना होता है। अब ये देखते हैं हम लोग कि मुलायम होता है, कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 है इसका फॉर्मूला। यह उपास्थि जो है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसमें रक्त का संचार नहीं होता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के किनारे में उपास्थि पाया जाता है। अब यहाँ याद रखना है कि उपास्थि जो होता है, उपास्थि के सबसे ऊपरी लेयर को, यानी कि कार्टिलेज के ऊपरी लेयर को हम लोग पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम, यानी इसकी बाहरी लेयर को, बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। अब हम लोग देखेंगे कि अस्थि क्या है। अस्थि तो कार्टिलेज को मतलब हम लोग उपास्थि को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो मानव का जो कंकाल तंत्र है, ये फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। मानव का कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पर हम लोग स्केलेटल सिस्टम सिर्फ देखे हैं। ये पर्सनली जो है वो हम लोग ह्यूमन के लिए ही पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी के लिए क्या रहेगा, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र।
तो कंकाल तंत्र जो है वो हमें सीधा खड़ा होने में, चलने में, घूमने में, दौड़ने में, यह हमारे शरीर का ढांचा प्रदान करता है। इसके हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र जो होता है वो हड्डियों की समूह को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के, एक जो स्केलेटल सिस्टम जिसको हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, जैसे कि जुएं हो गए, मच्छर, मक्खियाँ, बिच्छू, केकड़ा, सीप, घोंघा, ये सभी के पास बाह्य कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। यह अत्यधिक कठोर भी होता है ताकि इसके शरीर को रक्षा प्रदान कर सके, जल्दी से ये कोई मार ना सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडो स्केलेटल सिस्टम, आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है? ये हमारे शरीर के मांसपेशियों के अंदर में पाया जाता है। शरीर के मांसपेशियों के अंदर में पाया जाता है, जैसे गाय, बकरी, मानव, बाघ, सांप इत्यादि, ये सभी के पास आंतरिक स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। ये भी याद रखना है। अब कंकाल तंत्र जो होता है ये देखेंगे कछुआ में दोनों तरह का पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र तथा आंतरिक कंकाल तंत्र, ये दोनों तरह का पाया जाएगा। कछुआ के जो है वो पीठ पर, कछुआ का पीठ जो होता है, कछुआ का पीठ पर जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाएगा, जबकि इसका पेट में और पेट और पूंछ में, ये दोनों में इसका आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, यानी कि इसके शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर में इसकी हड्डियाँ पाई जाएगी। अब देखते हैं कि जो कंकाल है, कंकाल ये अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। उपास्थि क्या है? तो उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। यह मुलायम होता है, कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फास्फेट का, यानी यह कैल्शियम, सिर्फ इसमें कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है। इसमें रक्त का संचार नहीं होता है, न इसमें तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के ऊपरी में जो है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। कार्टिलेज के बाहरी परत को यानी कि ऊपरी लेयर को हम लोग पेरिकोटियम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अस्थि। दूसरा हम लोग देखते हैं अस्थि। अस्थि को हम लोग बोलते हैं बोन। अस्थि को क्या कहते हैं हम लोग? बोन। ये अस्थि क्या है? अस्थि जो है वो अत्यधिक कठोर होता है। जैसे हम लोग उपास्थि में देखे थे वो तो मुलायम था, जैसे कान का हड्डी जो है ये कान में ये बहुत मुलायम होता है, नाक वाला जो है वो बहुत मुलायम होता है, या हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां, उसके ऊपरी लेयर यानी किनारे वाला का जो ऊपर भाग होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये हड्डी देखते हैं, हम लोग ये क्या है? हड्डी है। तो ये बाहरी का जो ऊपर का जो लेयर है किनारे वाला, ये होता है कार्टिलेज का, ये बहुत मुलायम भी होता है। तो ये याद रखना है कि यह है उपास्थि। अब हम लोग देखते हैं अस्थि क्या है। तो अस्थि जो है वो अत्यधिक कठोर होता है, जिसमें हम लोग उसमें देखे थे मुलायम, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला नंबर में कठोर। ये क्या होता है? कठोर, यानी कि हार्ड पाया जाता है। दूसरा नंबर में ये हम लोग देखेंगे कि उपास्थि जो था ये कैल्शियम फास्फेट का बना था, जबकि अस्थि जो है वो कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखें तो CA3PO4 का होल 2 होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये कठोर होता है, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। और अस्थि जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। यह कौन सा कोशिका का बना होता है? ये होता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। तो अस्थि जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अस्थि के पास तंत्रिका तंत्र तथा रक्त का संचार ये दोनों होता है। अस्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त का संचार दोनों होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेट भी करेगा, और ये तंत्रिका तंत्र मतलब कि इसमें हम लोग को दर्द की अनुभूति महसूस भी होता है। तो ये दोनों पाया जाता है। 5 नंबर हम देखते हैं कि इसमें 50% जल होता है, यानी अस्थि में जो है वो 50% क्या होगा? जल होगा, और 50% जो है ये कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। कार्बनिक पदार्थ
कार्बनिक पदार्थ, जैसे ये कैल्शियम फास्फोनेट हो गया या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बनिक पदार्थ है। तो ये कार्बनिक पदार्थ यानी कि 50% जल रहेगा यानी कि पानी रहेगा इसमें, और 50% कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे कि अस्थि जो होता है इसका सबसे ज़्यादा घनत्व यानी इसकी डेंसिटी कब होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बचपन में हड्डियाँ जो होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, उसे किसी तरह से भी हम लोग बच्चों को इधर उधर से उलट पुलट देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हड्डियाँ जब टूट जाती है तो जल्दी से उसका ज्वाइंट भी हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है। लेकिन जब वही कोई बड़ा व्यक्ति यानी वयस्क व्यक्ति का अगर हड्डी टूट जाता है तो उसे जोड़ने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। नहीं जुटने के कारण उसमें हम लोग को रड डालना पड़ता है, स्टील डालना पड़ता है, तब वो सही खड़ा हो पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अस्थि जो है, अस्थि को हम लोग को 30 वर्ष, कितना वर्ष है, तो अस्थि को 30 वर्ष में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। 30 वर्ष घनत्व कितना में रहेगा, 30 वर्ष में, यानी कि 30 वर्ष में हड्डियों की घनत्व सबसे अधिक हो जाती है। यानी 30 वर्ष के पहले घनत्व जो है वो कम होता है, जबकि 30 वर्ष से बाद जो है वो घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि अधिक हो जाता है। सबसे अधिक 30 वर्षों में, और उसके बाद तो फिर घनत्व रहेगा ही। अब इसके बाद अगर जैसे देखिए, अब 30 वर्ष के पहले घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, अगर हड्डियाँ टूट भी जाती है, जैसे 7 साल 8 साल का बच्चा कोई दौड़ने उड़ने का कारण से गिर जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है हाथ का पैर का, बच्चे छोटा बच्चे का आप लोग देखेंगे कि कहीं दौड़ते गया, पेड़ पर चढ़ा, वहाँ से गिर गया, हड्डी थोड़ा सी टूट गया, तो ये जल्दी से जुट भी जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जब कोई वयस्क व्यक्ति यानी कि 30 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति का अगर हड्डी टूट जाता है तो वो जल्दी जुटेगा नहीं, और ये भी हो सकता है कि जल्दी टूटेगा नहीं, दोनों हो सकता है। घनत्व ज़्यादा होने के कारण जल्दी टूटेगा नहीं, अगर टूट भी गया तो जल्दी जुटेगा नहीं। तो ये दोनों याद रखना आप लोग को। 7 नंबर में याद रखना है कि अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओसिन, ओसिन प्रोटीन, ओसिन नामक का प्रोटीन, यानी कि अस्थि जो है ये ओसिन नाम का प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, मतलब कि ओसिन प्रोटीन का बना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हड्डियों की संख्या अब हमारे शरीर में कितनी होती है। तो जब कोई नवजात शिशु, जैसे किसी शिशु का यानी कि बच्चा का जन्म होता है, तो उस टाइम उसका औसत यानी कि औसत हड्डियों की संख्या जो होगी ये 270 से 310 के बीच होती है। मतलब 270 से प्लस होगा और 310 के बीच होगा। मतलब हो सकता है 280 हो, 290 हो, 300 हो, 305 हो। तो हम लोग इसे हम लोग औसत बोलते हैं, लेकिन हम लोग याद रखते हैं सिर्फ कि हर बच्चों की जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उस टाइम उसके 300 हड्डी पाए जाते हैं। कितना हड्डी पाए जाते हैं, 300 हड्डियाँ 300 हड्डियाँ पाया जाता है। किसमें, नवजात शिशु में, नवजात में, यानी कि नया जो बच्चा जन्म होता है उस टाइम उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। अब ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो वयस्क होते जाएगा, तो जब वो बाल्यावस्था पास करेगा, बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था में उसकी हड्डियों की संख्या 208 हो जाएगी। कितना जाएगा, 208। यानी कि जैसे वो 14-15 साल से लेकर के 17-18 साल के बीच में रहता है तो उसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था के समय में उसकी हड्डियों की संख्या 208 रहती है। यानी कि कुछ हड्डियां जो है वो आपस में जुट करके और ये एक में एक बन जाती है। जैसे कि हम लोग कुछ यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 300, कितना होता है, 300। तो उसमें जो ये रीढ़ की हड्डी होती है इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं। टोटल कितनी होती है, 33 हड्डियाँ। उसमें से कुछ हड्डियाँ आपस में जुट जाता है और जब वयस्क हो जाता है तो सिर्फ 26 हड्डियाँ ही बचती है। तो बाकी जो हड्डियाँ हैं 7 हड्डियाँ ये आपस में कहीं ना कहीं क्या हो गई, जुट गई। जो 2 हड्डियाँ थी वो आपस में जुट करके एक हो गई। तो इसी तरह से 300 हड्डियाँ जो आपस में जुटते जाएगा और वो बाल्यावस्था में 208 हो जाता है। जबकि वयस्क में, यानी अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट है, वयस्क है, तो वयस्कों में जो है वो 206 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है, 206 हड्डियाँ। तो वयस्क होने के बाद हड्डियों की संख्या 206 होती है। जो जब से वो अब बूढ़ा होने तक 206 हड्डियाँ ही रहेगी। जब तक ये टूट करके 2 ना हो जाए, स्टील ना डालना पड़े, तब तक उसकी हड्डियों की संख्या 206 ही रहेगी।
तो अस्थि को हम लोग देखें बोन कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अस्थियों में जो है वो 50% जल होगा और 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अस्थियों का घनत्व जो है वो 30 वर्ष के आसपास तक यानी 30 वर्ष में सबसे अधिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अस्थि जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है, ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। इसमें रक्त का संचार तथा तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। हड्डियों की जो औसत संख्या होती है वो 300 होती है, मतलब 270 से 300 के 10 के बीच में होता है, लेकिन हम लोग औसतन जो है वो 300 हड्डी याद रखेंगे। और बाल्यावस्था में 208, जबकि वयस्क होने के बाद 206 हड्डियाँ। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे 206 हड्डियाँ, चलो 206 हड्डियाँ के बारे में पढ़ेंगे, तो जो 206 हड्डियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक हड्डी दूसरी हड्डी से ज्वाइंट किया होगा, जुड़ा होगा। तो जब एक हड्डी दूसरे हड्डी को जोड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो देखते हैं। पहला नंबर में याद रखना है कि जब अस्थि प्लस अस्थि यानी कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम जो है ये लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट यानी एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ दिया। जैसे 300 हड्डी देखें तो 300 से जुड़ करके कितना हो गया? 206। तो जो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होंगी वो दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? लिगामेंट किया, यानी कि दो हड्डियों को जोड़ने में लिगामेंट काम आता है। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि अगर जहाँ पर अस्थि प्लस मांस यानी जो है ये मांस यानी कि हड्डियाँ के साथ में हम लोग जब भी शरीर को अपना घुमाते हैं या कोई वस्तु उठाते हैं तो ये जब मोड़ने का काम करता है ये मांसपेशियाँ करती है, जबकि हड्डियाँ जो है वो हमारा शरीर का ढांचा प्रदान करता है और ये हमें वस्तुओं को लोड को उठाने में मदद करता है, जबकि उसको घुमाने में मदद कौन करेगा? मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियाँ जो है वो हड्डी को उठाता है यानी कि उसको राइज करता है, तब वो हम वस्तु को उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मांस है वो हड्डियों के साथ कहीं न जुड़ा होगा वो। तो जहाँ अस्थि और मांस जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंडम। यानी कि अस्थि और मांस की जो जुड़ी हुई भाग होती है वहाँ उसको हम लोग कहते हैं टेंडम। आप लोग कभी नॉनवेज खाएंगे यानी कि चिकन या मटन, तो जब वो थोड़ा सा कम मतलब बॉइलिंग होता है, सीजता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ जब कब सीजता है तो अगर उसे कच्चा रह गया तो हड्डियों को मांस से निकालने में हम लोग को ज़्यादा बल लगता है, यानी वो मांस जो है वो हड्डी को पकड़ के रखा है, तो उस पकड़ने वाला को हम लोग बोलते हैं टेंडम। उसे जब ज़्यादा समय तक उसे जब सिझाया जाता है, बॉयल किया जाता है, तो वो हड्डियाँ जो है वो मांस को छोड़ देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा और इसको होने दो, और होने दो, सीने दो। तो वो सीने के बाद जो है वो टेंडम कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे मांस और हड्डियाँ एक दूसरे को छोड़ देती है, तब उसे खाने में आसानी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में कि अगर जहाँ मांस और मांस को जोड़ने का काम करता है, मांस तथा मांस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्सर। क्या जुड़ता है? सेलेक्सर। तो मांस को मांस से जोड़ने का काम करता है सेलेक्सर। अब हम लोग ये देखते हैं कि हड्डियों की संख्या जो है वो वयस्कों में 206। अब एक एक करके हम लोग कंकाल तंत्र के हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे।